नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि मैंने कल अपने वीडियो के माध्यम से यह बताया था आपको कि मैं आदिकाल की जो भी महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री है वह पुनः प्रस्तुत करूंगा। तो इसी संदर्भ में आज मैं पीडीएफ के माध्यम से यह अपना एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें हम आदिकाल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सामग्री है उस सामग्री का हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, यह जो पीडीएफ है या जो यह अध्ययन सामग्री है, यह स्कूल व्याख्याता हिंदी लेक्चरर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, स्कूल व्याख्याता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसके अलावा नेट और जेआरएफ की जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण पीडीएफ है या काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें जो अध्ययन सामग्री है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इतिहास के बारे में कि इतिहास होता क्या है। इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति इति प्लस ह प्लस अस के योग से हुई है। तो दोस्तों, इतिहास शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है वह किससे हुई है? इति प्लस ह प्लस अस शब्दों के योग से हुई है, जहाँ पर इति का अर्थ क्या है? समाप्त, ह का अर्थ है निश्चित और अस का अर्थ है होना। तो इतिहास का क्या तात्पर्य हुआ? तो इतिहास का तात्पर्य दोस्तों यह हुआ जिसकी निश्चित समाप्ति हो चुकी है, जो निश्चित रूप से क्या हो गया है? बीत गया है या जो समाप्त हो गया है, इससे उसे ही हम क्या कहते हैं? सामान्यतः इतिहास कहते हैं। जैसे दोस्तों, मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कल का दिन आज हमारे लिए क्या बनकर रह गया है? एक इतिहास बनकर रह गया है। या आज का दिन कल के लिए क्या बन जाएगा? एक इतिहास बन के रह जाएगा। तो दोस्तों, जो निश्चित रूप से बीत गया है, जो अतीत बन चुका है, जो अतीत की बात हो गई है, वह आज हमारे लिए क्या बन गया? क्या है? इतिहास है। इतिहास का संबंध अतीत से होता है। अतीत का मतलब क्या है दोस्तों? प्राचीन, पुराना। तो जो पुरानी पुरानी बात हो चुकी है या जो बीती घटना हो चुकी है, पुरानी घटना हो चुकी है, वह हमारे लिए क्या है? इतिहास है। इसके अंतर्गत वास्तविक या यथार्थ घटनाओं का ही समावेश किया जाता है। दोस्तों, वैसे आपको पता है कि इतिहास में सामान्यतः जो घटनाएं वास्तविक रूप से घटित होती हैं, उन्हीं घटनाओं को इतिहास में स्थान मिलता है या स्थान दिया जाता है। तो इतिहास के प्रति जो हमारा भारतीय दृष्टिकोण है, वह भारतीय दृष्टिकोण आदर्शवादी एवं अध्यात्मवादी रहा है। दोस्तों, भारतीय जो दृष्टिकोण है या भारतीय दार्शनिकों का या जो भारतीय प्राचीन परंपरा, भारत की जो प्राचीन परंपरा है, जो ऐतिहासिक भारत की जो प्राचीन ऐतिहासिक दृष्टि है, वह ऐतिहासिक दृष्टि क्या रही है? भारत की साहित्यिक दृष्टि क्या रही है? आदर्शवादी एवं अध्यात्मवादी रही है। वही पाश्चात्य दृष्टिकोण यथार्थवादी रहा है। यहाँ पर जो दोस्तों लिखा हुआ है यथार्थवादी, इसे आप सही ढंग से पढ़ें। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पाश्चात्य दृष्टिकोण यथार्थवादी रहा है। अतीत के किसी भी तथ्य, तत्व व प्रवृत्ति के वर्णन, विवरण व विश्लेषण को जो कालक्रम की दृष्टि से किया गया हो, उसे इतिहास कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखाया गया है कि अतीत का कोई भी तथ्य या फैक्ट हो या तत्व हो, वह प्रवृत्ति का अर्थ क्या है? विशेषता। उसका वर्णन, विवरण और विश्लेषण कालक्रम की दृष्टि से जब किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या संज्ञा देते हैं दोस्तों? उसे हम इतिहास कहते हैं। इतिहास के जो प्रथम व्याख्याता या इतिहास के जिनको हम इतिहास का प्रवर्तक भी कहते हैं, हेरोडोटस हैं। कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस के अनुसार इतिहास खोज, गवेषणा या अनुसंधान है। तो दोस्तों, जो इतिहास के प्रवर्तक माने जाते हैं हेरोडोटस, उनके अनुसार इतिहास क्या? इतिहास खोज है, गवेषणा है या और अनुसंधान है। इन्होंने इतिहास के 4 लक्षण स्वीकार किए। इतिहास वैज्ञानिक विधा है, इतिहास मानवीय विधा है, इतिहास तर्कसंगत विद्या है, इतिहास शिक्षाप्रद विद्या है। तो दोस्तों, जो हेरोडोटस है, जो इतिहास के प्रवर्तक हैं, उनके अनुसार इतिहास के जो 4 तत्व, 4 लक्षण या 4 विशेषताएं उन्होंने बताई है कि इतिहास, तो पहली बात क्या है? इतिहास वैज्ञानिक विद्या है, इतिहास मानवीय विद्या है, इतिहास तर्कसंगत विद्या है और इतिहास शिक्षाप्रद विद्या है। मनुष्य के सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण ही साहित्य कहलाता है।
साहित्य। अब दोस्तों हम बात करेंगे साहित्य के बारे में कि साहित्य होता क्या है। तो साहित्य शब्द का जो निर्माण हुआ है, व्युत्पत्ति हुई है, वह स प्लस हित प्लस य से मिलकर हुई है। और साहित्य का जो शब्दकोशीय अर्थ है, कोशगत, जिसे यहाँ पर लिखा गया है कोशगत, कोशगत का अर्थ है कि शब्दकोशीय अर्थ। शब्दकोशीय साहित्य का क्या अर्थ है? एकत्र होना और मिलना। अथवा गद्य पद्य के वे कल्पना प्रसूत ग्रंथ जिनमें ज्ञान संबंधी स्थायी विचार लिखे रहते हैं, उन्हें साहित्य कहते हैं। गद्य पद्य के वे कल्पना प्रसूत ग्रंथ, कल्पना प्रसूत का मतलब क्या है? जिन ग्रंथों में सच्ची घटनाओं के साथ साथ कल्पना का भी प्रयोग किया गया है, काल्पनिकता का भी प्रयोग मिलता है। ज्ञान के साथ साथ कल्पना का संयोग जिन ग्रंथों में मिलता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। अथवा गद्य पद्य के वे कल्पना प्रसूत ग्रंथ जिनमें ज्ञान संबंधी स्थायी विचार लिखे रहते हैं, उन्हें साहित्य कहते हैं। मनुष्य के सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण ही क्या कहलाता है दोस्तों? साहित्य कहलाता है। दोस्तों साहित्य और इतिहास में अंतर है। इतिहास तो सिर्फ सच्ची घटनाओं पर आधारित होता है, लेकिन साहित्य हमें किससे परिचित कराता है? हमारी संस्कृति से, हमारी जो प्राचीन गौरवशाली परंपराएं हैं, उन परंपराओं से, सामाजिक परंपराओं से, सांस्कृतिक जीवन से साहित्य हमें परिचित कराता है। और साहित्य में काल्पनिकता का समावेश भी मिलता है, लेकिन दोस्तों इतिहास में काल्पनिकता का समावेश हम नहीं कर सकते हैं। तो साहित्य के बारे में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, उसका विवरण हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि साहित्य के बारे में आचार्य शुक्ल जी ने क्या कहा है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। क्या होता है दोस्तों? जनता की चित्त वृत्ति। चित्त वृत्ति से तात्पर्य क्या है? मन की जो प्रवृत्ति है, किसी समय विशेष में जनता के मन में कौन से भाव रहे होंगे या किस प्रकार के भाव मौजूद थे, जनता के मन में किस प्रकार की भावनाएं थी, उन भावनाओं का प्रतिबिंब कौन होता है? क्या होता है? साहित्य होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। दोस्तों मैं एक उदाहरण के माध्यम से यह बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो कही है वह समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों जब हम भक्ति काल की बात करते हैं, किस काल की? भक्ति काल की। तो भक्ति काल में भक्त कवियों की एक बाढ़ सी आ गई थी। तो उस समय जितने भी कवि थे, उनमें ईश्वर से संबंधित, भक्ति से संबंधित काव्य मिलता है, या उनका जो काव्य है वह भक्ति से संबंधित है। अर्थात उस समय के कवियों की जो चित्तवृत्ति थी या उनके मन की प्रवृत्ति थी, वह मन की प्रवृत्ति आध्यात्मिक थी या ईश्वरीय थी। इसीलिए उन्होंने ईश्वर से संबंधित रचनाएं की हैं, या भारत के धर्म से संबंधित, भारत की आध्यात्मिकता से संबंधित रचनाएं भक्तिकालीन कवियों ने की हैं। लेकिन दोस्तों जब हम रीति काल की बात करते हैं, तो उस समय का जो दरबारी वातावरण था, जो दरबारी संस्कृति थी, तो कवि भी क्या करते थे? उस दरबारी संस्कृति का, उस चकाचौंध से भरी हुई संस्कृति का क्या करते हैं? उस भोग विलास रूपी जो संस्कृति है, उस संस्कृति का चित्रण रीतिकालीन कवि करते हैं। तो दोस्तों यह सब क्यों होता है? क्योंकि जिस समय जनता के मन में जो भाव होते हैं, क्योंकि कविता का काम क्या है? मन के उद्गारों को क्या करना? अभिव्यक्त करना। तो जिस समय में लोगों के मन में जो उद्गार होते हैं, जो भाव होते हैं, वही कवि उन्हें अभिव्यक्त करता है। तो वही बात यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कही है। क्या कही है? कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। दोस्तों यह परिभाषा काफी महत्वपूर्ण है। यह लगभग कितने ही कंपटीशन, हिंदी विषय से संबंधित जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनमें यह अक्सर सह प्रश्न पूछा जाता रहा है कि यह परिभाषा किसकी है। किसी भी जाति के साहित्य का इतिहास उस जाति के सामाजिक एवं राजनीतिक वातावरण को ही प्रतिबिंबित करता है, या साहित्य की प्रवृत्तियां संबंधित समाज की प्रवृत्तियों की सूचक होती हैं। इन धारणाओं को सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय फ्रेंच विद्वान टेन को दिया जाता है। दोस्तों साहित्य के संबंध में जो अलग अलग धारणाएं हैं, साहित्य के स्वरूप के बारे में जो अलग अलग धारणाएं हैं,
उन धारणाओं को सुव्यवस्थित रूप देने का जो श्रेय है वह किसे दिया जाता है? एक फ्रेंच विद्वान हुए थे। फ्रेंच का मतलब क्या है? फ्रांसीसी विद्वान, तेन को दिया जाता है। इन्होंने साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के मूल में 3 तत्वों को स्वीकार किया है। कितने तत्वों को स्वीकार किया है? तेन ने 3। कौन कौन से 3 तत्व हैं? एक तो जाति, दूसरा है वातावरण और तीसरा है क्षण विशेष। यहाँ पर क्षण विशेष लिखा हुआ है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो सही ढंग से पढ़े कि क्षण विशेष। तो तेन के सिद्धांत की आलोचना हडसन ने यह आक्षेप लगाकर की, उन्होंने इस प्रक्रिया में साहित्यकार या कवि लेखक के व्यक्तित्व या उसकी प्रतिभा की सर्वथा उपेक्षा कर दी। दोस्तों यहाँ पर जो फ्रांसीसी या फ्रेंच विद्वान तेन ने साहित्य के स्वरूप का निर्धारण करते हुए जो 3 प्रमुख तत्व बताए या 3 प्रमुख तत्व निर्धारित किए, जिनमें जाति, वातावरण और क्षण विशेष है, इन तीनों तत्वों में उन्होंने साहित्यकार की प्रतिभा या साहित्यकार का जो अपना व्यक्तित्व है, उसका जो मौलिक व्यक्तित्व है, उसे कोई स्थान नहीं दिया है। क्षण विशेष का मतलब क्या है? जिस समय जो घटनाएं चल रही हैं या जो साहित्य लिखा जा रहा है, जिस वातावरण में लिखा जा रहा है, और जिस जाति, जाति का मतलब क्या? एक बहुत बड़ा समूह, और उस समूह की जो अपनी विशेषताएं हैं या उसकी जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं को अभिव्यक्त करने का कार्य कौन करता है? साहित्य करता है। तो दोस्तों यहाँ पर साहित्यकार का जो अपना एक पर्सनल व्यक्तित्व होता है, व्यक्तिगत व्यक्तित्व, उस व्यक्तित्व के बारे में तेन ने कोई बात नहीं कही है। तो इसीलिए तेन के सिद्धांत की आलोचना हडसन ने की और यह आक्षेप लगाकर की कि उन्होंने इस प्रक्रिया में साहित्यकार या कवि या लेखक के व्यक्तित्व या उसकी प्रतिभा की सर्वथा उपेक्षा कर दी। किसी भी साहित्य की विकास प्रक्रिया के अध्ययन के लिए उससे संबंधित निम्न 5 तत्वों पर विचार होना चाहिए। दोस्तों अगर साहित्य के विकास की प्रक्रिया है तो उस साहित्य के विकास की प्रक्रिया का अध्ययन अगर हमें करना है तो उसके लिए हमें 5 तत्वों को ध्यान में रखकर उस विकास की प्रक्रिया को हम अध्ययन कर सकते हैं या उसका हम अध्ययन कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है? सृजन शक्ति। सृजन शक्ति का तात्पर्य क्या? यहाँ पर सर्जन लिखा हुआ है दोस्तों, सही कर लें, क्योंकि जिस समय हम तैयारी कर रहे थे तो उस समय हमारी जो लैंग्वेज है या जो हिंदी है उसमें इस प्रकार की अशुद्धियों का होना स्वाभाविक था। तो हमने जब यह नोट्स बनाए तो शुरुआती हमारी यह जो पढ़ाई थी वह शुरुआती थी कंपटीशन प्रतियोगिताओं परीक्षाओं की तैयारी। तो शुरुआत में ही हमने यह नोट्स बनाए, तो थोड़ा आप इसमें सुधार कर लें। सर्जन लिखा हुआ है, इसे आप सृजन पढ़ें। तो सृजन शक्ति, दूसरा है परंपरा, तीसरा है वातावरण, चौथा है द्वंद्व और पांचवा है संतुलन। दोस्तों ये जो 5 तत्व हैं यह किसी भी साहित्य की विकास परंपरा को या विकास प्रक्रिया को समझने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। पहला कौन सा है? सृजन शक्ति। सृजन शक्ति का मतलब क्या है? क्रिएटिविटी। साहित्यकार की जो अपनी सृजन शक्ति है, साहित्यकार की जो मौलिकता है, जैसे हम तुलसीदास के बारे में पढ़ते हैं, सूरदास के बारे में पढ़ते हैं, तो तुलसी और सूर का अपना एक अलग व्यक्तित्व है, उनकी एक अपनी सृजन क्षमता है, उनका अपना एक साहित्य को लेखन का जो उनकी अपनी एक साहित्य सृजन की जो क्षमता है वह क्या है? उनकी सृजन शक्ति है, क्रिएटिविटी उनकी। परंपरा, दोस्तों साहित्य में परंपरा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जो हमारी परंपराएं चल रही हैं तो उस परंपरा का उल्लेख भी साहित्य में होता है। तीसरा है वातावरण। वातावरण का मतलब क्या है? जिस समय वह साहित्य लिखा गया उस समय किस प्रकार का वातावरण था, किस प्रकार के लोग थे, लोगों की विचारधाराएं क्या थी, लोगों की भावनाएं क्या थी। फिर द्वंद्व, दोस्तों यह भी काफी महत्वपूर्ण बिंदु है। द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब क्या होता है? संघर्ष, विचारों का संघर्ष, भावनाओं का संघर्ष। और फिर संतुलन। और फिर साहित्यकार क्या करता है या जो साहित्य लिखता है वह क्या करता है? इन सब में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है, और संतुलन स्थापित करते हुए वह अपने एक संपूर्ण व्यक्तित्व को हमारे सामने लाने का भरसक प्रयास करता है। तो दोस्तों यहाँ तक आज हमने देखा है कि हमने 2 टॉपिक आज कवर किए हैं। पहला है इतिहास। इतिहास के बारे में मोटी मोटी धारणा क्या है? जो इतिहास बीत गया है या जो समय बीत गया है सामान्यतः उसे हम इतिहास की संज्ञा देते हैं। और दूसरा जो टॉपिक आज का हमने पढ़ा है वह साहित्य। साहित्य क्या है? तो साहित्य शब्द स प्लस हित प्लस य से मिलकर बना है, जिसका जो सामान्य अर्थ है वह क्या है? एकत्र होना या मिलना। तो सामान्यतः हम साहित्य किसे कह सकते हैं कि गद्य पद्य के रूप में जो काल्पनिक या कल्पना प्रसूत ग्रंथ लिखे गए, कल्पना प्रसूत जो भी ग्रंथ लिखे गए जिनमें ज्ञान है, जिनमें क्या है? ज्ञान है और स्थायी विचार है। स्थायी क्यों कहते हैं? क्योंकि वह ग्रंथ है,
उनमें जो ज्ञान या विचार लिखे हुए हैं वह स्थायी हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, साहित्य कहते हैं। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि साहित्य जिसमें कल्पना का प्रयोग होता है, जिसमें ज्ञान भी समाहित है और जिसमें स्थायी विचार भी समाहित हैं, तो इसे ही हम साहित्य की संज्ञा देते हैं। तो साहित्य और इतिहास के बारे में हमने सामान्यतः आज अध्ययन किया है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको इससे ज़रूर फायदा होगा। तो कल के क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो प्रमुख पद्धतियां हैं वह कौन कौन सी पद्धतियां हैं। उन पद्धतियों के बारे में कल की क्लास में हम आगे अध्ययन अनवरत जारी रखेंगे। दोस्तों, जय हिंद। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।